हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम इस वीडियो में 5 लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब 5 क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे और 5 टॉपिक है वो यहाँ पर अपने क्लियर होंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज के बारे में है। तब कहने का क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में पंचायती राज है वो गांधी जयंती के अवसर पर नागौर में स्थापित किया गया था। कौन से साल है वो पंचायती राज का गठन किया गया था? तो गाइस, 1959 में राजस्थान में पंचायती राज है उसका गठन किया गया था। अब राजस्थान में पंचायती राज के बारे में विस्तार से अपन चर्चा करें। इसका उद्घाटन है जो गांधी जयंती आती है अपनी 2 अक्टूबर को 1959 को किया गया था नागौर में। इनके द्वारा किया गया था। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा राजस्थान के नागौर क्षेत्र में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नागौर का एक भगदरी गांव है वहां पर। दोस्तों, इस तरह यह प्रणाली लागू करने वाला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य था। ध्यान रखना, पहला राज्य था। राजस्थान में वर्तमान में जो पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू है। इसके तहत त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायत है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज सिस्टम है वो लागू है। सबसे पहले आता है ग्राम, फिर आता है ब्लॉक स्तर पर, फिर आता है जिला स्तर पर। ठीक है, तो त्रिस्तरीय ढांचा है जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 के तहत। इसके उद्देश्य की बात करें कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, तो गाइस जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है और जो ग्रामीण स्वशासन है उसको बढ़ावा देना है। ग्रामीण विकास और शक्तियों का विकेंद्रीकरण इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, पंचायती राज के विकास और आदि को ध्यान में रखते हुए गांधी के द्वारा भी पंचायती राज है उसको सपोर्ट किया गया था, स्थानीय स्वशासन को सपोर्ट किया गया था। इसी के तहत जो अपना डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व है, उनका अनुच्छेद आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इंग्लिश में पंचायती राज है, नियोजन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें जनता की भागीदारी को इंक्लूड किया गया है। तो अनुच्छेद 40 है वो पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है जो कि बीपीएसपी में इंक्लूड है। ठीक है, ऐतिहासिक शुरुआत की बात करें कि पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, तो नागौर के बगबरी गांव से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी 1959 में गांधी जयंती के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है, पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत। ठीक है, इसके कानूनी ढांचे के बारे में बात करें तो जो बीपीएसपी है, बीपीएसपी का आर्टिकल जो 40 है, इसको गाइस 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम अर्थात पंचायती राज अधिनियम है वो 1994 में लाया गया, जिसे लागू किया गया 23 अप्रैल 1994 को। पूछ लिया जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को बनाया जाता है जिस दिन पंचायती राज अधिनियम है वो लागू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करें तो ग्राम विकास, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग उसके द्वारा पंचायत संस्थान है उनको संचालित किया जाता है। पंचायत के मुख्य कार्य क्या होते हैं इनके बारे में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत होती है वो सड़कों का निर्माण करवाती है, वहां पर स्कूलें, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि का निर्माण करती है। साथ ही जो सामुदायिक विकास है उसको भी ये बढ़ावा देती है। ठीक है, ये मुख्य काम होता है पंचायतों का। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी अपन चर्चा करें तो गाइस, राजस्थान में जो पहला चुनाव हुआ था पंचायती राज का वो सितंबर अक्टूबर में 1959 के तहत हुआ था। कौन से अनुच्छेद के तहत, सॉरी कौन से अधिनियम के तहत, तो राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत हुआ था। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के तहत गांव स्तर पर पहले से मौजूद जो पंचायतें थी उनके साथ त्रिस्तरीय योजना का काम करना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान जो उच्च विकेंद्रीकरण की प्रणाली है वो अपनाई गई थी और गांवों के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया था। एक वाइसराय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन पूछ लिया जाता है लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को इन्होंने बढ़ावा दिया था और इसके साथ ही जो अपना जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली है,
यहाँ पर पंचायती कानून है वो पहले ही बन चुके थे, मतलब जो ये 1959 का जो पहला चुनाव हुआ था, फिर पंचायतें लागू हुई थी राजस्थान में पहले। इससे पहले ही राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली में पंचायत रियासतें हैं वो लागू थी। साथ ही बीकानेर राज्य गाइस पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 में लागू किया था। 1928 में बीकानेर में ग्राम पंचायत अधिनियम पहले से आ गया था। ठीक है। इस प्रकार आजादी के समय और आजादी के पूर्व कुछ रियासतों में पंचायतें थी वो पहले से ही काम कर रही थी, जबकि कुछ राज्यों में ऐसी कोई संस्था मौजूद ही नहीं थी, जिसे 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हर राज्य में ऐसी संस्था की मौजूदगी की स्थापित करने का जो निर्णय है वो ले लिया गया। फिर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत जो पंचायत अधिनियम है उनकी कार्य और शक्तियां और बढ़ा दी गई। पंचायती राज नियम 1996 इसके तहत इनको तैयार किया गया और 30 दिसंबर 1996 से पंचायती राज है इनका सुचारू रूप से संचालन प्रभावी हो गया। ठीक है। साथ ही गाइस अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, इनके विस्तार के लिए राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम जो पैसा एक्ट है 1999 का, इसको इसमें शामिल किया गया, क्षेत्रों को इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन के दरबार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने तूती ए हिंद की उपाधि धारण की थी? तूती ए हिंद की उपाधि। गाइस यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, अमीर खुसरो, अमीर हसन, जिया नक्शबी और मिनहाज। इनमें से कौन है जिसने तूती ए हिंद की उपाधि दी थी? तो गाइस अमीर खुसरो को तूती ए हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? बलबन ने दी। बल ठीक है, इन्होंने इनको ये उपाधि दी थी तूती ए हिंद की। अपन चर्चा करें अमीर खुसरो के बारे में। गाइस अमीर खुसरो है वो 13वीं शताब्दी के सूफी कवि हैं, संगीतकार हैं। इन्हें तूती ए हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता है, ये को उपाधि दी गई थी बलबन को। इनके वास्तविक नामों की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। ठीक है। इनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश के एटा गांव, एटा जिला है वहां से पटियाला क्षेत्र से इनका जन्म हुआ। इनके योगदान की बात करें तो गाइस भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही सूफी कव्वाली, फारसी साहित्य आदि को इन्होंने बढ़ावा दिया था। साथ ही इन्होंने हिंदी भाषा के विकास का श्रेय दिया जाता है। हिंदी भाषा में गाइस हिंदी प्लस उर्दू इन दोनों का मिला जुला रूप है वो हिंदी भाषा कहलाता है, जो कि अमीर खुसरो के द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया था। अमीर खुसरो की साहित्यिक कृतियों के बारे में बात की जाए तो गाइस इन्होंने फारसी, अरबी, भारतीय परंपराओं के मिश्रण से भारतीय भाषाओं की विरासत है उसको समृद्ध किया। कौन कौन सी भाषा? अरबी, फारसी, अरबी, साथ ही भारतीय परंपराओं की जो भाषाएं थी इनको इंक्लूड करके इन्होंने एक नई भाषा का विकास किया। उनकी कृतियों के बारे में बात करेगी, इन्होंने कौन कौन सी जो कविताएं हैं, पुस्तक, ग्रंथ वगैरह लिखे, ये पूछ लिया जाता है। इनकी पहली कृति है दीवान अर्थात कविता का संग्रह। मसनदी कथात्मक कविता है इनकी, आदि इन्होंने ग्रंथ है वो लिखे थे, ध्यान रखना दीवान और मसनदी। ठीक है। गाइस इन्होंने विभिन्न रागों की रचना की थी, संगीत के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ख्याल पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना ख्याल जो कि भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तान संगीत का एक महत्वपूर्ण संगीत का एक जो आइटम्स है ख्याल है वो है। साथ ही तराना जो कि एक लयबद्ध और तेज गीत से गाया जाने वाला संगीतात्मक रचना है, जैसे संगीतों का इन्होंने विकास किया था। इसका एक तो ख्याल का और एक है तराना। ऐसा कहा जाता है कि गाइस अमीर खुसरो में गजल और कव्वाली के बनने की कला पहले प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात गजल और कव्वाली का जो विकास है वो भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। भक्तिपूर्ण और सूफी संगीत परंपरा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था गजल कव्वाली। ध्यान रखना हिंदी भाषा और ये ख्याल, तराना, संगीत, गजल, कव्वाली आदि इन्हीं के द्वारा जनरेट किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ जो वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी उन्होंने किया था, जैसे कि सितार और तबला का। इसका सितार और तबला का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। राइट। दिल्ली सल्तनत में इनकी भूमिका के बारे में बात करें तो गाइस इन्होंने लगभग 5 सुल्तानों
मुइनुद्दीन उद दिन, ये अजीब सा नाम है, आप पढ़ लीजिएगा। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक के समय इन्होंने लगभग 5 दस्तों तक कार्य किया था। 5 सुल्तानों के ये समकालीन रहे थे। भाई सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को मान्यता दी और इनको अमीर की उपाधि से सम्मानित किया। ध्यान रखना, अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी? खुसरो को तो जलालुद्दीन खिलजी ने दी। इन पर गाय सूफी प्रभाव भी रहा। अमीर खुसरो है वो निजामुद्दीन औलिया की प्रिय शिष्य थे और उनसे ये आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते थे। इनका प्रभाव है वो कविताओं और संगीत में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? गाइस यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, बताओ आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? आम के पौधे का वानस्पतिक नाम है मेंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मेंगीफेरा इंडिका है वो आम के पौधे का नाम है। आम है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी नाम है, जैसे कि ये नाम है अपना मूसा टेपियेटम और डोकस केरोटा। ये किसका नाम है? केले का वानस्पतिक नाम है। ये डोकस केरोटा है वो डोक का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो गाइस ये तो पता ही होगा, दालें है वो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। प्रोटीन में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। भारत में दालों के बारे में बात की जाए तो भारत है गाइस विश्व भर में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, वैश्विक उत्पादकता लगभग 25% भारत में उत्पादित होता है। वही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, अर्थात यहाँ पर खपत हो जाती है वो 27% होती है। 14% है वो भारत वो आयात करता है। मतलब भारत में 27% खपत होती है, 25% उत्पादन होता है। उत्पादन कम होता है, खपत ज्यादा होती है, इसके लिए भारत को आयात भी करना पड़ता है। लगभग 14% है वो भारत दालों का आयात करता है। ठीक है, खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दालों की हिस्सेदारी लगभग 20% है। तो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान है वो 7 से 10% है। हालांकि दालें हैं वो खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाई जाती हैं। दालों के उत्पादन में रबी सीजन में उत्पादित दालों का योगदान है वो 60% है। लगभग 60% दालें हैं वो रबी के सीजन में उगाई जाती हैं। तो इस दाल उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा दाल उत्पादक वाले राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, भारत में उगाए जाने वाले और खाए जाने वाले प्रमुख दालों के बारे में बात करें तो यह है चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि महत्वपूर्ण दालें हैं जो भारत में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं और खाई भी जाती हैं। ठीक है, प्रोटीन अच्छा होता है दालों में, इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है दालों में। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी? यहाँ है संस्कृत से प्रभावित, ये जो यहाँ पे दे रखी है भाषा, ये सभी का द्रविड़ भाषाएं हैं। इनमें संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रभावित भाषा है वो कन्नड़ भाषा है। अपन यहाँ पर द्रविड़ भाषा है उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। द्रविड़ साहित्य का विकास है वो मूल रूप से दक्षिणी भारत में हुआ है। इसमें प्राचीन दक्षिणी भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में मदद मिली। द्राविड़ साहित्य में 4 भाषाओं को मुख्य रूप से इंक्लूड किया गया है, जिनमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है, इन भाषाओं को गई शास्त्रीय भाषाओं का भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। सबसे पहले अपन द्रविड़ भाषा के बारे में चर्चा करें तो गाइस द्रविड़ भाषा है वो चारों द्रविड़ भाषाओं में जो सॉरी तमिल भाषा है वो चारों द्रविड़ भाषाओं में है, उनमें सबसे प्राचीन भाषा है। जैसे तमिल भाषा है जो 4 द्रविड़ भाषा है उनमें सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इसमें सबसे पहले साहित्य लेखन का आरंभ हुआ था। इसमें गाइस संगम साहित्य के अतिरिक्त शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि रचना है वो तमिल साहित्य में ही की गई है। ठीक है, संगम साहित्य की रचना है वो गाइस 4 शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इसमें चोल, चेर, पांडे आदि राज्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। तो पूछ लिया जाए कि संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है तो वो लिखा गया है तमिल साहित्य में। संगम साहित्य में आप 4 उनका 3 राजाओं का उल्लेख देख सकते हैं, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है,
संगम साहित्य को गाइस दो भागों में विभाजित किया गया है, आगम में और पूरम में। आगम है उसमें प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं, पूरम है उसमें युद्ध विषयक रचनाएं हैं। ये रचनाएं हैं जो कि तमिल उसमें लिखी गई है भाषा में। शिल्पाधिकारम जिसके लेखक है एंग्लो आदिकल, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। मणिमेखले के रचनाकार हैं शीतले सतनाथ, जीवक चिंतामणि के है तिरुप देवर। शिल्पाधिकार में गाइस मुदेरे जो नगर है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें मुख्य चरित्र है वो कोलवन कन्नगी, आपस में दंपति है, माधवी नामक इसमें नर्तकी का वर्णन है। साथ ही इसमें चेर राज्य में कन्नगी के सती होने के पश्चात चेर शासक सैन गुप्तवन द्वारा पत्नी पूजा द्वारा इसे आरंभ किया गया। ठीक है। मणिमेखले में माधवी से उत्पन्न कन्या मणिमेखले और राजकुमार उदयन की प्रेम संबंधों का इसमें चर्चा की गई है। माधवी से उत्पन्न कन्या मणिमेखले और राजकुमार उदय के प्रेम संबंधों की इसमें चर्चा है। जीवक चिंतामणि है जो कि जीवक एक योद्धा है गाइस इसमें, जो प्रत्येक युद्ध में विजय के पश्चात विवाह करता है और विवाह संबंधी ग्रंथ भी इसे कहा जाता है। ठीक है। आगे है तेलुगु साहित्य। गाइस तेलुगु भाषा में कुछ शब्द सर्वप्रथम पहली सदी के हैं, जैसे राजा हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती है। ठीक है। पूछ लिया जाता है कि गाथा सप्तशती है वो किसके द्वारा रचित है, कौन सी भाषा में रचित है। तो ये राजा हाल के द्वारा रची गई रचना है जो कि तेलुगु भाषा में रची गई है। इसका विकास है वो 575 ईस्वी से 1022 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा का आप प्रभाव है वो देख सकते हैं। तेलुगु को जनभाषा बनाने का श्रेय है वो कवि अन्नैया को जाता है। उन्होंने महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किया। इस विजयनगर साम्राज्य है उस युद्ध के दौरान तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी घाटी में ब्राह्मण, जैन, सेव आदि इन लोगों ने इसका प्रचार किया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, उनकी राजभाषा क्या थी, तो तेलुगु भाषा थी। इसी के दौरान इस भाषा का स्वर्णकाल रहा था। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध कवि कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक मालदा ग्रंथ की रचना की। तो इट इज वेरी इंपोर्टेंट, पूछ लिया जाता है अमुक मालदा ग्रंथ है वो किसकी है, वो विजयनगर शासक कृष्ण देव की है, जिसे तेलुगु भाषा में लिखा गया। वही अन्य जो कवि हैं हरिहर बुक्का, इन्होंने भी इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। तो गाथा सप्तशती राजा हाल की रचना है। अमुख्य मालदा किसकी रचना है, कृष्णदेव की, जो कि विजयनगर शासकों के द्वारा लिखी गई है। तेलुगु भाषा की महत्वपूर्ण रचना है। अगली भाषा आती है कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य का विकास है लगभग वो 2500 वर्ष पहले का है। इसमें प्राचीनतम कवि करती है वो कवि राजमार्ग, जिसके लेखक है राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष। पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपोर्टेंट, कवि राजमार्ग किसकी रचना है। ये रचना है राष्ट्रकूट के जो नरेश था, राजा था, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग को लिखा। 10वीं सदी में कन्नड़ भाषा को समृद्ध करने का श्रेय है वो रत्नई को, तो त्रिरत्न को जाता है, जिसमें पोप, अन्ना और रन्ना महत्वपूर्ण है। ठीक है। पूछ लिया जाता है त्रिरत्न कौन कौन से कवि है, पोप, अन्ना और रन्ना। ठीक है। 13वीं सदी में होयसल शासकों के संरक्षण में इस भाषा का और विकास हुआ और कुछ विकास विजयनगर शासकों ने भी इस भाषा में दिया। 17वीं शताब्दी में लक्ष्मीसा ने जेमिनी भारत कवि सर्जन में त्रिपद सुक्तियां और कवियत्री होनम्मा ने हादिये हादी बेधर्म नामक कृतियां हैं वो इस भाषा में रचित की थी। कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा पर सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा का प्रभाव है वो देख सकते हैं। अगली भाषा आती है मलयालम भाषा। मलयालम भाषा और लिपि का दृष्टिकोण है वो तमिल साहित्य के बहुत करीब है। इसमें संस्कृत शब्दों को, कुछ शब्दों को तो डायरेक्टली ही अडोप्ट कर लिया गया है। दोस्तों मलयालम भाषा का विकास है वो लगभग 11वीं सदी के आसपास हुआ था। ये स्वतंत्र भाषा की पहचान है वो 15वीं सदी में हुई थी। इस भाषा के उत्थान में, इसके विकास में हुन चातु एजू सचन, अजीब सा नाम आप पढ़ लीजिएगा, का काफी योगदान रहा है। इन्हें आधुनिक मलयालम का पिता भी कहा जाता है। ध्यान रखना आधुनिक मलयालम भाषा का पिता कौन है, मुझे नाम दे रखा है। 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म प्रचारकों ने इस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया था। तो किसने, ईसाई धर्म के जो प्रचारक है उन्होंने इस भाषा के बढ़ावा दिया था मलयालम भाषा को। तो ये हुई मलयालम भाषा के बारे में।
गाइस आज अपने 5 टॉपिकों के बारे में 5 क्वेश्चन की चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।